हाँ, तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, चलिए कालिदास के विषय में हम लोग आखिर पढ़ ही लेते हैं जल्दी से। तो क्या आप लोग जानते हैं कि कालिदास को क्या कहा जाता है? शेक्सपियर कहा जाता है संस्कृत साहित्य का। किसका? इसको हाईलाइट करके आपको जब भी कुछ लिखें कालिदास के विषय में, क्योंकि आना ही आना है कंफर्म कल के पेपर में, तो आप हाईलाइट करके लिख के आएंगे। उसके बाद देखिए, लेकिन क्या केवल 10 मिनट की तैयारी से कालिदास पर 19 में से 19 नंबर पाए जा सकते हैं? आज की इस क्लास में मैं आपको बच्चों जैसी आसान भाषा में समझाऊंगी कालिदास का जीवन परिचय, उनकी 7 प्रमुख रचनाएं, आलोचकों के महत्वपूर्ण कथन, लाइन डायग्राम याद करने की ट्रिक और परीक्षा में सीधे लिखने योग्य उत्तर। 75% नंबर आपके पक्के हैं। लाइक कर दीजिए, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। महाकवि कालिदास का जीवन परिचय। महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य के महानतम कवि एवं नाटककार माने जाते हैं। उन्हें उपमा का सम्राट और संस्कृत साहित्य का शिरोमणि माना जाता है। इन दोनों पॉइंट्स को आपको जो है मेरे प्यारे बच्चों हाईलाइटेड करके आना है। क्या क्या? एक तो संस्कृत साहित्य का शिरोमणि और दूसरा उपमा का सम्राट। इन दो चीज़ों को आप क्या करके आएंगे? हाईलाइट करके आएंगे, ठीक है। अच्छा, अब इनका जन्म स्थान उज्जैनी क्यों माना जाता है? क्योंकि इन्होंने उज्जैन का इतना अधिक विस्तृत और इतना सुंदर वर्णन किया है अपनी रचनाओं में कि उससे सहज ही अंदाजा लगाया जाता है कि ये उज्जैन के रहने वाले होंगे। अधिकांश विद्वान, अब हम इनका समय देख लेते हैं। अधिकांश विद्वानों के अनुसार प्रथम शताब्दी ईस्वी इनका जो है जन्म स्थान माना जाता है और विक्रमादित्य के नवरत्नों में इनका स्थान माना जाता है। आराध्य देव भगवान शिव, वो क्यों माना जाता है इनका भगवान शिव? एक तो उज्जैन के प्रति इनका जो है आसक्ति है। दूसरा, जो इन्होंने रघुवंश की मंगलाचरण लिखा है, रघुवंश महाकाव्य जो है, उसमें इन्होंने शिव पार्वती का उल्लेख किया है, तो जिससे पता चलता है इनके शैव मत के अनुयायी होने का। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम महाकवि कालिदास के जीवन, समय, रचनाओं और उनकी साहित्यिक महत्ता पर विस्तार से चर्चा करेंगे। कालिदास संस्कृत साहित्य के सबसे महान कवि और नाटककार माने जाते हैं। उनकी रचनाएं भारतीय साहित्य की अमूल्य धरोहर है। कालिदास के बारे में अनेक लोक कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि वे पहले साधारण बुद्धि के व्यक्ति थे, लेकिन माँ काली की कृपा से महान विद्वान बने। एक प्रसिद्ध कथा उनकी पत्नी विद्योत्तमा से भी जुड़ी है, जिसके कारण उनके जीवन में परिवर्तन आया और वो महान कवि बने। ये कथाएं ऐतिहासिक प्रमाण से अधिक लोक परंपरा का हिस्सा है, लेकिन कालिदास की लोकप्रियता और सम्मान को अवश्य निर्धारित करती हैं। देखिए, विद्योत्तमा एक गर्वित विदुषी नारी थी, यानी कि घमंडी, और विदुषी यानी इंटेलिजेंट महिला थी। तो कुछ विद्वानों ने सोचा कि इसको कैसे हराएं। हम ऐसा करते हैं, एक महामूर्ख से इसकी शादी करवा देते हैं। तो कालिदास को उस समय इशारों का उत्तर इशारों से देना सिखाया जाता है, जिससे कि और पंडित तो उसका इस तरीके से समझाते हैं कि विद्योत्तमा सोचती है बहुत समझदार और इंटेलिजेंट व्यक्ति है, और उनसे उनको शादी हो जाती है। लेकिन शादी होने के बाद जब विद्योत्तमा को पता चलता है ये महामूर्ख है, तो विद्योत्तमा कालिदास को कहती हैं कि पहले ज्ञानी बनिए और उसके बाद ही घर में प्रवेश कीजिए, ठीक है। इस तरीके की कहानी हमें मिलती है। और उसके बाद में जब वो ज्ञानी बन के फिर वो काली की आराधना करते हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए, जिससे उन्हें संस्कृत का ज्ञान प्राप्त होता है, वो ज्ञानी बनते हैं। फिर वो कुछ शब्द दरवाज़ा खोलने के लिए संस्कृत में बोलते हैं, जिनको सुनकर जो विद्योत्तमा है वो उत्तर देती हैं, और वो पहचान जाती है मेरे पति कालिदास वापस आए हैं। और वो क्या उत्तर देती हैं? लगता है कोई वाणी का विद्वान लौट कर आया है। तो जो वो संस्कृत के शब्द हैं उनके ऊपर ही उन्होंने क्या क्या रचनाएं लिखी हैं, ये भी आगे चलकर मैं लिखाऊंगी। तो अब उनके समय निर्धारण के बारे में बात करें। विद्वानों ने कालिदास के युग को लेकर, देखो, विद्वानों में बहुत ज़्यादा मतभेद रहा। कुछ उन्हें पहली शताब्दी ईसा पूर्व का मानते हैं, तो कुछ विद्वान गुप्त काल अर्थात चौथी शताब्दी ईस्वी का कवि मानते हैं। यह मत इसलिए अधिक स्वीकार्य माना जाता है क्योंकि उनकी रचनाओं में गुप्तकालीन सांस्कृतिक वातावरण, राजदरबारी वैभव और परिष्कृत साहित्यिक परंपरा की झलक मिलती है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य, कालिदास ने, देखिए अब फिर से देखो मैंने कैसे सेम पेन से हाईलाइट किया। अगर आप वहाँ पे दूसरे पेन से अगर हाईलाइट कर सकें तो और अच्छा, ऐसे नहीं तो उन्हीं सिंबल्स, कुछ सिंबल से ऐसे। कालिदास ने मालविकाग्निमित्रम में भास का उल्लेख किया है, ठीक है, और जिसका अर्थ यह माना जाता है कि भाई भास का उल्लेख किया है तो यानी कालिदास उनसे छोटे होंगे, तभी तो भास का उल्लेख किया है।
और देखो अगर साथ के साथ भी अलग पेन से हाईलाइट नहीं करते तो तुम 10 मिनट एक्स्ट्रा रख लिया करो कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं जो तुम उस समय भूल गए हो और वो तुम्हें बाद में याद आए तो तुम उन्हें बाद में भी हाईलाइट कर सकते हो। 10 मिनट बचाना ही बचाना, ठीक है, समझ गए आप लोग। तो देखो, तो इसका मतलब क्या है, भास के बाद के कवि थे, क्योंकि किसी लेखक द्वारा जिस कवि का नाम लिया जाता है वह सामान्यतः उसके पूर्ववर्ती माने जाते हैं। इसी आधार पर कई विद्वानों ने यह तर्क दिया है कि भास कालिदास से पहले हुए और इसलिए कालिदास का जन्म काल भी भास के बाद का होना चाहिए। यानी भास के समय निर्धारण के आधार पर कालिदास का युग भी बाद का ठहरता है, जिससे उनका कौटिल्य काल नहीं बल्कि उत्तरवर्ती संस्कृत साहित्यिक युग अधिक उपयुक्त प्रयुक्त होता है, प्रतीत होता है। कालिदास की साहित्यिक कृतियाँ संस्कृत साहित्य का स्वर्णिम अध्याय है। उनकी प्रमुख रचनाओं को सामान्यतः 3 वर्गों में रखा जाता है। अच्छा, वो अब 3 वर्ग कौन कौन से हैं देखिए, कैसे हाईलाइट करके मैंने लिखा है। से आप भी इसी तरीके से जितना हाईलाइट करेंगे अपनी चीज़ों को, उतने ही नंबर जो है जो आपके शिक्षक हैं उनकी कलम से टपकने लगेंगे। महाकाव्य, कुमार संभवम, रघुवंशम, ठीक है, 3 वर्ग है। पहला महाकाव्य, दूसरा नाटक, तीसरा गीतिकाव्य। क्या, पहला महाकाव्य, दूसरा नाटक और तीसरा गीतिकाव्य। देखिए स्टार से हाईलाइट किया, फिर उनका डिस्क्रिप्शन के लिए मैंने कैसे डैश का यूज़ किया। अब ये देख लीजिए आप लोग कैसे हाइफन लगा के कुमार संभवम और रघुवंशम हो गए महाकाव्य। क्या क्या, कुमार संभवम और रघुवंशम हो गए महाकाव्य। अब इनमें भी कई बार इस तरह का प्रश्न भी आ जाता है कि कुमार संभवम पहले लिखा गया या रघुवंशम। तो इसकी ट्रिक ये है कि क्योंकि कुमार संभव, कुमार यानी छोटा बच्चा, तो बच्चा पहले होगा तभी तो कोई बड़ा होगा। रघुवंशम यानी पूरे रघु के वंश के विषय में जिसमें है तो वो बड़ा है, तो रघुवंशम बाद में आएगा, कुमार संभवम पहले आएगा। अब देखिए नाटक देख लेते हैं हम। मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम। मालविका और अग्निमित्र के प्रेम के विषय में है। विक्रमोर्वशीयम देखिए पुरूरवा और उर्वशी के प्रेम के बारे में है। और अभिज्ञान शाकुंतलम शकुंतला और दुष्यंत के प्रेम के बारे में है। शायद इससे तो कोई भी नहीं होगा जो वाकिफ नहीं होगा। ये एक तो कालिदास इंपॉर्टेंट है, दूसरा क्योंकि कण्व ऋषि यहाँ ही हमारे कोट द्वार में ही इनका कण्वाश्रम है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उत्तराखंड से ही संबंधित कहानी है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, गीतिकाव्य, ऋतु संहारम। गीतिकाव्य उन्होंने 2 लिखे हैं, ऋतु संहारम और मेघदूत। ऋतु संहारम में जो ऋतुएं हैं उनका वर्णन है। मेघदूतम में एक यक्ष अपनी पत्नी यक्षिणी से जब उसका विरह हो जाता है तो कैसे मेघों को अपना दूत बनाकर अपना संदेश अपनी पत्नी यक्षिणी तक भेजता है, उसी का मार्मिक चित्रण है इस गीतिकाव्य में। तो इन रचनाओं में कालिदास की कल्पना, भाषा, भाव समृद्धि और कलात्मकता का अद्भुत समन्वय दिखता है। विशेषकर मेघदूतम और अभिज्ञान शाकुंतलम उनकी काव्य प्रतिभा का श्रेष्ठ उदाहरण है। कौन कौन सी, मेघदूतम और अभिज्ञान शाकुंतलम। अब आते हैं कालिदास की प्रशंसा पर। संस्कृत परंपरा में उनकी उपमा अत्यंत प्रसिद्ध है, इसीलिए कहा जाता है। देखिए अब कैसे हाईलाइट किया है इस उक्ति को, ये देखिए, और सेम पेन से भी देखिए, उपमा कालिदास से। इतना तो आप कुछ सिंबल बनाकर साथ के साथ हाईलाइट कर सकते हैं। बाद में 10 मिनट का टाइम अगर आपको मिल जाता है, जो कि आपको मिलना चाहिए, इस हिसाब से आप स्पीड बना के चलें। ऐसे करके फिर लाइन भी, अंडरलाइन भी आप लोग जो है करके आएंगे। उपमा कालिदासस्य, उनकी भाषा सरल, मधुर और अलंकार युक्त है। उनकी काव्य शैली में प्रकृति, श्रृंगार रस, एक तो सरल है उनकी भाषा, ठीक है, और मधुर है, इसीलिए उनकी जो भाषा शैली है उसको वैदर्भी अक्सर जो है कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। और कालिदास ने प्रकृति का इतना सुंदर वर्णन किया है, और जो ये रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, इसमें इतना ज़्यादा सुंदर वर्णन है प्रेम का, विरह का, कि ऐसे ही उनको शेक्सपियर संस्कृत साहित्य का नहीं कहा जाता। तो इनकी काव्य शैली में प्रकृति चित्रण, श्रृंगार रस और भाव सौंदर्य का सुंदर संतुलन मिलता है। अब जो है वेबर की बात करें, विद्वान वेबर ने कालिदास के समय निर्धारण और उनकी साहित्यिक स्थान पर विचार करते हुए उन्हें प्राचीन भारतीय संस्कृत परंपरा का अत्यंत महत्वपूर्ण कवि माना। देखो ऐसे वेबर को उल्लेख करना, और उसके बाद में दूसरे भी आएंगे, सर विलियम। अगर आप इस तरीके से जो विद्वान लोग हैं उनकी कोटेशंस आप लिख कर के आएंगे
उनके विचार लिख करके आएंगे तो आपके मार्क्स अपने आप बढ़ जाएंगे, अपने आप शिक्षक मजबूर हो जाएगा आपको इन्विजिलेटर जो परीक्षक है वो मार्क्स देने के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं वेबर महोदय ने क्या कहा है उनके विषय में। वेबर और विलियम्स का जो बात है जोन्स की, वो आपको लिख करके आनी है, बाकायदा हाईलाइट भी करके आनी है। यह संकेत देता है, देखिए वेबर जैसे आलोचकों का मत कि कालिदास की रचनाएं गहन साहित्यिक परंपरा में स्थित हैं और उनका काल प्राचीन गुप्त या उसके आसपास का होना चाहिए। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वेबर का नाम अक्सर कालिदास के काल निर्णय के संदर्भ में पूछा जाता है। तो क्या कहा है क्या कहा है कि उनका काल प्राचीन गुप्त या उसके आसपास होना चाहिए। अब सर विलियम जोन्स का देख लेते हैं हम, इसको भी आप लोगों को क्या करना है, हाईलाइटेड ऐसे करके आना है सर विलियम जोन्स को भी। ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे हो ना आप? चाहे तो ऐसे सेम पेंसिल से और चाहे तो अलग पेन से भी आप लोग जो है हाईलाइट करके आ सकते हैं ऐसे सर विलियम जोन्स को। ठीक है, तो उन्होंने शकुंतला के अनुवाद के बाद कालिदास की अत्यंत प्रशंसा की है। किसने? सर विलियम जोन्स ने। ठीक है, और उन्हें विश्व साहित्य के महान नाटककारों के समकक्ष माना है। यह प्रशंसा कालिदास की ख्याति को भारत के बाहर पश्चिमी दुनिया तक ले गई। कालिदास की विशेषता केवल उनकी रचनाओं की संख्या नहीं बल्कि उनकी कलात्मक दृष्टि है। वे प्रकृति को जीवंत बनाते हैं, भावों को कोमलता देते हैं और भाषा को संगीत जैसा प्रवाह प्रदान करते हैं। इसी कारण उन्हें संस्कृत साहित्य का महाकवि कहा जाता है। कालिदास का साहित्य हमें यह सिखाता है कि जब भाषा, भावना, सौंदर्य और विचार एक साथ मिलते हैं तभी कविता अमर बनती है। मालविका अग्निमित्रम प्रसिद्ध कथा। विद्योत्तमा से विवाह के बाद उनकी अज्ञानता उजागर हुई। उन्होंने माँ काली की आराधना की। माँ काली की कृपा से वे महान विद्वान बने। इसी कारण उनका नाम पड़ा कालिदास, काली प्लस दास। ठीक है, और यहाँ पर ये देखिए माँ काली का नाम में तो बड़ी एक ही मात्रा आती है, आप लोग देख रहे हैं काली है ना, लेकिन कालिदास को आप इसमें छोटी ई की मात्रा आती है, क्योंकि जो दास होता है वो हमेशा अपने आराध्य से छोटा होता है। तो इसको इस तरीके से करके आप लोग याद कर सकते हैं, इसीलिए कालिदास में ये छोटी ई की मात्रा हो गई है कालिदास में। ठीक है, छोटी ई की मात्रा हो गई है कालिदास में। जो माँ काली में तो देखो ऐसे है, सॉरी माँ काली में तो ये है ऐसे। ठीक है, लेकिन जब ये कालिदास में बनाया जाएगा तो कैसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, छोटी की मात्रा, क्योंकि कालिदास क्या है, एक दास है, तो दास हमेशा छोटा होता है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग काली के दास हैं, काली दास। अच्छा, याद करने की ट्रिक भी अब हम लोग देख लेते हैं। विद्योत्तमा ने क्या कहे थे, 3 शब्द कहे थे मेरे प्यारे बच्चों, जिनके आधार पर इतने महान महान जो हैं उन्होंने ग्रंथ जो है लिख दिए। वो कौन कौन से थे, क्या क्या कहा था विद्योत्तमा ने, हम लोग देख लेते हैं। एक कहा था अस्ति, एक कहा था कश्चित, एक कहा था वागर्थ। क्या क्या? एक कहा था अस्ति, एक कहा था कश्चित, एक कहा था वागर्थ। ठीक है, अब इन्हीं से बनी 3 महान रचनाएं, देखिए कौन कौन सी रचनाएं बनी वो भी हम लोग देख लेते हैं। अस्ति, अस्ति से कौन सी बनी है, देखो अस्ति से बनी है कुमार संभवम। अस्ति से कौन सी बनी है, कुमार संभवम। कश्चित से मेघदूतम, वागर्थ से रघुवंशम। अस्ति से कुमार संभवम, कश्चित से मेघदूतम, वागर्थ से रघुवंशम। आप लोग चाहें तो बच्चों इसका क्या कर सकते हैं, आप एक स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं। ठीक है, तो खींच लीजिए स्क्रीनशॉट, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अस्ति से कुमार संभवम, कश्चित मेघदूतम, वागर्थ से रघुवंशम। ठीक है, वागर्थ से रघुवंशम। ठीक है, अच्छा अब हम लोग देख लेते हैं आगे कि कालिदास की भैया आखिर रचनाएं कौन कौन सी हैं, इनके अलावा भी वो भी हम देख लेते हैं। अस्ति, कश्चित, वागर्थ तो हमने याद कर लिया। अस्ति से कुमार संभवम, कश्चित से मेघदूतम और वागर्थ से रघुवंशम हमने जो है देख लिया है। चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो कि मैंने खींच लिया है, और आप लोग इसको रिवाइज कर सकते हैं। कालिदास की 7 प्रमुख रचनाएं। कालिदास देखिए महाकाव्य, नाटक, गीति काव्य ये लिखे हैं उन्होंने। तो महाकाव्य कौन कौन से हैं हम लोग ये देख लेते हैं। कुमार संभवम,
कौन कौन से हैं? कुमार संभवम, ऋतुसंहार, रघुवंशम, मेघदूतम। ठीक है, देखिए ये यहाँ पे इधर का उधर हो गया है, गड़बड़ हो रही है ये, क्योंकि महाकाव्य केवल कुमार संभवम और रघुवंशम है। नाटक है, देखिए नाटक है ये विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, और गीति काव्य कौन कौन से हैं? ऋतु संहार और मेघदूतम। गीति काव्य कौन कौन से हैं? मेघदूतम और ऋतु संहार। ठीक है, ये देखिए महाकाव्य कुमार संभवम में क्या क्या दिया गया है, ऐसे हाईलाइटेड करके आएंगे तो छोटा छोटा लिख के भी पूरे मार्क्स पाने वाले हैं। शिव पार्वती के विवाह, कार्तिकेय के जन्म और शिव पार्वती के श्रृंगार के विषय में उल्लेख है, श्रृंगार रस में लिखा गया है। रघुवंशम, रघुवंश का इतिहास, श्री राम का चरित्र, आदर्श राजधर्म के विषय में लिखा है। नाटक हम देख लेते हैं, राजा अग्निमित्र एवं मालविका की प्रेम कथा, विक्रमोर्वशीयम, पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम कथा, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की सर्वश्रेष्ठ रचना, विश्व की अनेक भाषाओं में अनुदित यानी अनुवाद किया गया है इसका। गीति काव्य, ऋतु संहार, भारत की 6 ऋतुओं का सुंदर वर्णन, मेघदूतम, यक्ष अपने संदेश को मेघ के माध्यम से पत्नी तक भेजता है, इसे दूत काव्य कहा जाता है। कालिदास की काव्य विशेषताएं, वैदर्भी रीति, माधुर्य गुण, उपमा अलंकार, प्रकृति चित्रण, श्रृंगार रस, मधुर और सरल भाषा। याद रखने की ट्रिक देख लेते हैं, उप्रश्रमाव्यय, उप्रश्रमाव्यय यानी उपमा, प्र से प्रकृति, श्र से श्रृंगार, मा से माधुर्य, वे से वैदर्भी। देखिए आलोचकों के कथन, अब ये आपको जरूर से हाईलाइटेड करके आना है ना मेरे दोस्तों, इसे ऐसे, और चाहे तो आप लोग यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी इसका खींच सकते हैं, जैसे अभी मैं ने खींच लिया। ठीक है, उसी तरीके से, और बाद में आपको रिवाइज करने में बहुत इजी हो जाएगा ये। ठीक है, अच्छा अब ये देखिए उप्रश्रमाव्यय हो गया था। आलोचकों के कथन, जयदेव ने क्या कहा है? कालिदास कवियों के शिरोमणि है, क्या कहा है? ऐसे आप देखिए सेम पेन से भी इन्वर्टेड कोमास में लिख के आ सकते हैं, और बाकी आप चाहें तो पेन भी बदल सकते हैं। और मल्लीदास जी ने क्या कहा है? कालिदास की वाणी अमृत की समान मधुर है। तो इन उक्तियों को आपको चाहे तो सेम पेन से हाईलाइट कीजिए और पेपर ख़त्म हो जाए, अंतिम 10 मिनट में आप लोग करके आ सकते हैं, ब्लैक पेन से भी हाईलाइट। अच्छा, क्या जयदेव ने कहा कालिदास कवियों के शिरोमणि हैं, और मल्लीनाथ ने कालिदास की वाणी अमृत के समान मधुर है। अब प्रसिद्ध उक्ति है, देखिए कैसे हाईलाइटेड लिखा है सेम पेन में, उपमा कालिदासस्य, यानी उपमा अलंकार के प्रयोग में कालिदास कौन है? अद्वितीय हैं। इसको हाईलाइट करना बिल्कुल भी ना भूलें, ये बहुत ज़्यादा नंबर आपके टपकने लगेंगे परीक्षक के पेन से। उपमा कालिदासस्य आपको अवश्य से अवश्य लिख के आना है। अच्छा, अगला देखते हैं, परीक्षा में लिखने योग्य महत्वपूर्ण पॉइंट, मतलब जिनको चाहे आप अपनी लैंग्वेज में भी लिखेंगे तो परीक्षक एकदम प्रसन्न हो जाएगा और आपको नंबर देने लगेगा। अच्छा देखिए, परीक्षा में लिखने योग्य निष्कर्ष, महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य के महानतम कवि व नाटककार हैं। उनकी 7 रचनाएं भारतीय साहित्य की अमूल्य धरोहर हैं। प्रकृति चित्रण, उपमा अलंकार, वैदर्भी रीति तथा मधुर भाषा ने उन्हें विश्व साहित्य में अमर बना दिया। आप लोग लिखिएगा उनके कौन कौन से नाटक हैं, कमेंट में मुझे ज़रूर लिखिएगा। अब जल्दी से हम एग्ज़ाम के PYQ रिवीजन कर लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा इसमें? कालिदास का एक तो हमने देखा जीवन परिचय, 7 प्रमुख रचनाएं, वैदर्भी रीति, उपमा कालिदास से, आलोचकों के कथन, ठीक है, और दूत वाक्य, अभिज्ञान शाकुंतलम। महाकवि कालिदास जो हैं UOU BA 3rd सेमेस्टर के एग्ज़ाम में हर बार आते ही आते हैं। अच्छा देखिए, कालिदास की प्रथम रचना कौन सी है? तो ऋतुसंहार को कालिदास की प्रथम यानी आरंभिक रचना माना जाता है। याद करें, पहले ऋतु फिर मेघ, यानी ऋतुसंहार पहले लिखा गया है, ऋतुसंहार उसके बाद मेघ। प्रथम गीति काव्य है ऋतुसंहार, दूसरा गीति काव्य मेघदूत, प्रथम नाटक मालविकाग्निमित्रम, इसके बाद देखिए विक्रमोर्वशीयम, और फिर सर्वश्रेष्ठ नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है,
अच्छा, अब ये देखिए कि जो हमारा माँ होती है, वो माँ जो होती है वो हमारे जन्म से भी पहले इस दुनिया में होती है। तो माँ से मालविकाग्निमित्रम, तो मालविकाग्निमित्रम प्रथम नाटक है। उसके बाद में विक्रमोर्वशीयम लिखा गया है। सर्वश्रेष्ठ नाटक लेकिन सबसे लास्ट अभिज्ञान शाकुंतलम है। इसे कालिदास की ही नहीं बल्कि संस्कृत साहित्य की महानतम नाट्य कृति माना जाता है। अच्छा, अब ये त्रोटक क्या है? क्योंकि विक्रमोर्वशीयम जो है ये क्या है को कई पारंपरिक अध्ययन सामग्रियों में त्रोटक प्रकार का नाटक कहा गया है। सरल भाषा में त्रोटक ऐसा नाट्य रूप माना जाता है जिसमें देव और मनुष्य दोनों पात्र होते हैं। प्रेम कथा प्रमुख होती है। कथा में अलौकिक घटनाएं भी आती हैं। नायक को अनेक बाधाओं के बाद नायिका प्राप्त होती है, जैसे कि विक्रमोर्वशीयम, राजा पुरुरवा और अप्सरा उर्वशी की प्रेम कथा। कालिदास की 7 रचनाएं देखिए। महाकाव्य कौन कौन से हैं? कुमार संभव और रघुवंशम। नाटक मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम। गीति काव्य क्या है? ऋतु संहार और मेघदूत। याद करने की ट्रिक देख लेते हैं। गीति काव्य ऋतु में मेघ, यानी ऋतु संहार पहले आएगा, मेघदूत बाद में आएगा। नाटक माला विक्रम शकुंतला, यानी मालविकाग्निमित्रम, फिर विक्रमोर्वशीयम और फिर अभिज्ञान शाकुंतलम। मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, समझ गए आप लोग? परीक्षा में पूछे जाने वाले तथ्य: प्रथम रचना ऋतु संहार, प्रथम गीति काव्य ऋतु संहार, प्रथम नाटक मालविकाग्निमित्रम, सर्वश्रेष्ठ नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, दूत काव्य मेघदूत, जिसमें मेघ को ही यक्ष अपनी पत्नी यक्षिणी के पास दूत के रूप में भेजते हैं, उपमा के सम्राट कालिदास, वैदर्भी रीति के सर्वश्रेष्ठ कवि कालिदास। कालिदास के आराध्य देव भगवान शिव हैं। ठीक है, तो कालिदास ने सबसे अधिक किस छंद को प्रयोग किया वो भी देख लेते हैं। कालिदास छंदों के अत्यंत कुशल प्रयोगकर्ता थे। उन्होंने अनेक छंदों का प्रयोग किया, लेकिन विभिन्न कृतियों में अलग अलग छंद प्रमुख हैं। प्रमुख छंद अनुष्टुप छंद। देखिए, अनुष्टुप छंद ज़्यादा आप दुर्गा सप्तशती देखेंगे या कोई भी स्रोत देखेंगे, क्योंकि ये बहुत अधिक गेय होता है, तो ज़्यादातर प्रसिद्ध रचनाओं में अनुष्टुप छंद ही यूज़ हुआ है। सबसे अधिक प्रयोग विशेषकर रघुवंशम और कुमार संभवम के अनेक श्लोकों में। इसके अतिरिक्त वसंत तालिका, मंदाक्रांता, विशेष रूप से मेघदूतम का पूरा काव्य इसी छंद में है। कौन सा? मंदाक्रांता में। ठीक है, अच्छा, और शार्दूल, विक्रीडित, मालिनी, उपजाति, इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, वंशस्थ, पुष्पे, तागरा, आर्या कुछ स्थानों पर। परीक्षा में याद करने योग्य तथ्य: मेघदूतम मंदाक्रांता, म से मेघ और मंदाक्रांता भी म से छंद में लिखा गया है। यह अक्सर पूछा गया है जाता है कि मेघदूतम कौन से छंद में लिखा गया है, तो मंदाक्रांता। कालिदास की भाषा शैली देखिए: वैदर्भी शैली, माधुर्य गुण और प्रसाद गुण, उपमा अलंकार की प्रधानता, प्रकृति चित्रण, श्रृंगार रस का उत्कृष्ट वर्णन। कालिदास के विषय में देखिए विद्वानों की प्रमुख सूक्तियाँ हम देख लेते हैं, ये आपको ज़रूर लिख के आने हैं। ये कालिदास गिराम सारम, कालिदास सरस्वती, कालिदास की वाणी स्वयं सरस्वती के समान है। ये किसने कहा है? मल्लीनाथ ने। प्रसिद्ध उक्ति उपमा कालिदासस्य, ये अर्थात उपमा अलंकार के प्रयोग में कालिदास के समान कोई नहीं। जयदेव ने क्या कहा है? जयदेव ने कालिदास को कविकुल शिरोमणि माना और उनकी काव्य प्रतिभा की प्रशंसा की। परंपरागत प्रसिद्ध उक्ति कविकुल गुरु कालिदास, अर्थात कालिदास कवियों के गुरु माने जाते हैं। पाश्चात्य विद्वानों के ये सब चीज़ें देखो कितना हाईलाइटेड करके लिख के आएंगे, तो मार्क्स कैसे नहीं मिलेंगे आपको पूरे, बताइए। विलियम जोन्स वॉन गोथे ने, देखिए 2 हैं, ठीक है, उन्होंने क्या क्या कहा है? जोहान वोल्फ गैंग वॉन गोथे ने अभिज्ञान शाकुंतलम की अत्यंत प्रशंसा की। किसने? जोहान वोल्फ गैंग वॉन गोथे। आप खाली गोथे भी लिख के आ सकते हैं। ठीक है, इस नाटक के अनुवाद ने यूरोप में कालिदास को व्यापक प्रसिद्धि दिलाई। ठीक है, परीक्षा में लिखने योग्य आलोचनात्मक कथन कौन कौन से हैं जो आपको लिखकर ही आने हैं, और आपके नंबर पक्का मतलब आप लिख के आइएगा, टीचर आपके मार्क्स काट ही नहीं पाएंगे। देखिए, उपमा कालिदासस्य, ये जरूर लिख करके आना है आपको। क्या? उपमा कालिदासस्य, उपमा कालिदासस्य। कवि कुल गुरु कालिदास, संस्कृत साहित्य के शेक्सपियर, यह एक लोकप्रिय तुलना है। यद्यपि अधिक उचित यह कहना है कि कालिदास और शेक्सपियर दोनों अपने अपने साहित्य के महानतम रचनाकार हैं। प्रकृति के अमर चित्रकार, श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि।
ठीक है। अब अगर यही प्रश्न जो है 19 अंक में आता है तो ये सब आपको ज़रूर लिखना होगा, क्योंकि अगर ये तथ्य समाहित नहीं करेंगे तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं मेरे बच्चों। ठीक है ना, समझ गए आप लोग। तो इन सभी जो अब मैं शॉर्ट में बता रही कौन कौन से पॉइंट आपको लिख करके ही आने, आप जो है यूज़ कर रहे हैं क्या। अगर आप लोग यूज़ कर रहे हैं, अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए कालिदास के विषय में तो देख लेते हैं 7 प्रमुख रचनाएं। ठीक है, देखो, जीवन काल, जीवन परिचय, जन्म काल व जन्म स्थान, मतभेद सहित 7 प्रमुख रचनाएं। प्रथम रचना ऋतुसंहार, प्रथम नाटक मालविकाग्निमित्रम, श्रेष्ठ नाटक क्या है उनका, अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, ये सब पॉइंट्स आपको ज़रूर से ज़रूर लिख कर ही आने हैं। ठीक है, क्योंकि इन्हीं सब के लिखने से ही आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप ये नहीं लिख के आते हैं और सोचते हैं कि आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा मेरे बच्चों। फुल मार्क्स लेने के लिए देखिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है। आप सोचते हैं कि मेहनत ना करें और आपको फुल मार्क्स मिल जाए, तो ऐसा नहीं ही होता है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं ही होता है। तो अच्छा, उसके बाद में आप लिख के लोग क्या लिख के आएंगे, आप लोग लिख कर के आएंगे प्रथम रचना ऋतु संहार, जो इन्होंने बहुत कम उम्र में ही लिख ली थी। प्रथम नाटक मालविकाग्निमित्रम, श्रेष्ठ नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत का छंद, मंदाक्रांता, प्रमुख छंद। प्रमुख छंद कौन सा है इनका, अनुष्टुप छंद में सबसे ज़्यादा इन्होंने लिखा है। वैदर्भी रीति यूज़ की है, उपमा अलंकार का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया है, और आलोचकों का कथन। निष्कर्ष हर चीज़ में देना है आपको कि इन बिंदुओं को शामिल करने से देखिए क्या है, आपको नंबर पूरे पूरे मिलेंगे। तो सब्सक्राइब, लाइक का शेयर आप लोग अवश्य करें अगर आपको यह बहुत अच्छा लगा जो है मेरा लेक्चर। तो कालिदास के बारे में और डिटेल से और आसान तरीके से आपको याद करने के लिए, करवाने के लिए मैं और भी लेक्चर ले कर के आऊँगी। ठीक है, तो आप जो है ज़रूर से ज़रूर इसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।